दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में इतिहास को कभी कभी सुविधा अनुसार लिखा गया। कुछ नामों को ऊंचाई दी गई और कुछ को गहराई में दफना दिया गया। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीजी मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको उस जाति का इतिहास बताएंगे जिसे सदियों तक नीचा कहा गया, लेकिन जिसका अतीत गौरवशाली, शक्तिशाली और प्रेरणादायक रहा। चमार जाति का इतिहास यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक संघर्ष से स्वाभिमान तक की यात्रा है। चमार शब्द संस्कृत के चरमकार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का काम करने वाला कुशल शिल्पकार। प्राचीन काल में ये लोग सिर्फ जूते बनाने वाले नहीं थे, बल्कि योद्धाओं के लिए कवच, ढाल, दस्ताने और सेनाओं के लिए विशेष वस्त्र तैयार करते थे। युद्ध क्षेत्र में अगर तलवार जरूरी थी तो कवच भी उतना ही जरूरी था, और यही काम करते थे चर्मकार। इनकी पहचान शूद्र नहीं, विशेष शिल्पी वर्ग के रूप में थी। इनका काम वैदिक युग में सम्मानजनक माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, वैसे वैसे जाति भेदभाव ने जन्म लिया। चमार जाति पर यह कलंक नहीं था कि वह पापी है, बल्कि उन्हें शारीरिक श्रम करने की वजह से अछूत कह दिया गया। ध्यान दीजिए, उन्होंने कभी चोरी नहीं की, किसी को मारा नहीं, किसी का हक नहीं छीना। फिर भी उन्हें समाज ने अपमानित किया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से जीवन चलाया। चमड़े का काम करना मजबूरी नहीं, कौशल था, लेकिन समाज की दंभपूर्ण सोच ने इस जाति को पीढ़ियों तक झुका कर रखा। इतिहास गवाह है, चमार जाति ने कभी अन्याय नहीं सहा, बल्कि हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई। सन 1857 की क्रांति में जब भारत अंग्रेजों से लड़ा, तो कई चमार योद्धा आगे आए, जैसे झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की खास महिला सैन्य अधिकारी चमार जाति से थीं। उन्होंने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए रानी की वेशभूषा अपनाकर पूरी टुकड़ी का नेतृत्व किया। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास एक गांव में हुआ था। वे चमार जाति से थीं, एक ऐसी जाति जिसे समाज में नीचा समझा जाता था, लेकिन उनके साहस और कौशल ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। बचपन में ही उन्होंने घोड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी जैसी कलाओं से निपुणता हासिल कर ली थी। एक बार जब गांव पर डाकुओं ने हमला किया, तो झलकारी बाई ने अकेले डट कर मुकाबला किया और डाकुओं को भगा दिया। ये बात दूर दूर तक फैल गई। झलकारी बाई का चेहरा और कद काठी रानी लक्ष्मीबाई से काफ़ी मिलती जुलती थी। यही वजह थी कि जब झांसी की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें महिला सेना दुर्ग दल में एक प्रमुख स्थान दिया। सन 1857 की क्रांति के दौरान जब ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को घेर लिया, रानी लक्ष्मीबाई को बाहर निकलने की जरूरत थी, लेकिन अंग्रेज सतर्क थे। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर खुद को रानी के रूप में पेश किया। उन्होंने वही वस्त्र पहने, वही शैली अपनाई और रानी की तरह घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के सामने आई। उनकी चाल ने ब्रिटिश सेना को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि ये असली रानी नहीं, बल्कि उनकी साथी है। इस भ्रम का फायदा उठाकर रानी लक्ष्मीबाई किले से सुरक्षित निकल गईं। कहा जाता है कि झलकारी बाई को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर रानी होने का दोष लेकर अंग्रेजों को गुमराह कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, जबकि कुछ मानते हैं कि उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। झलकारी बाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक रणनीतिकार, एक देशभक्त और दलित समाज की गौरव गाथा थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस जाति देखकर नहीं आता, बल्कि आत्मबल और समर्पण से पैदा होता है। उदित नारायण मौर्य, रणधीर सिंह, हीरा डोम जैसे लोग उस समय के दलित योद्धा कवि थे, जिन्होंने लेखनी और तलवार दोनों से लड़ाई लड़ी। उदित नारायण मौर्य बिहार के सासाराम जिले से थे और मौर्य वंश से जुड़ाव रखते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अपनी लेखनी और क्रांति से लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने सन 1920 के दशक में दलित चेतना और स्वाभिमान को स्वर दिया। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखीं, जिनमें ब्राह्मणवाद, जातीय भेदभाव और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तीखी आलोचना मिलती है। उदित नारायण मौर्य ने मौर्य समाज को एकजुट करने का कार्य किया और अपनी रचनाओं से पिछड़े वर्गों को आत्मसम्मान की प्रेरणा दी। उनका मुख्य रचना
हम मौर्य वंश के ध्वजवाहक हैं जैसी कविताओं से उन्होंने अपनी जातीय पहचान को गर्व से व्यक्त किया। रणधीर सिंह के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज बहुत सीमित है, लेकिन उनके बारे में जो प्रमाण मिलते हैं वे उन्हें एक क्रांतिकारी दलित कवि और योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ मुखर होकर लिखा। अपने समय में उन्होंने दलित आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, विशेषकर साहित्य के माध्यम से चेतना फैलाने में। रणधीर सिंह की कविताओं में गुस्सा, आक्रोश और बदलाव की चाह स्पष्ट दिखाई देती है। रणधीर सिंह की रचनाएं आज भी मौखिक परंपरा के रूप में दलित समुदायों में जीवित है। वे अपने समय में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और जातिवादी शोषण दोनों से लड़ने में प्रतीक बने। हीरा डोम बिहार के डोम जाति से थे, जो उस समय की सबसे निचली जातियों में गिनी जाती थी। उन्होंने पहली बार अपनी जातीय पीड़ा और सामाजिक दमन को साहित्य के स्वर में दिया। हीरा डोम को भारत का पहला दलित आत्मकथात्मक कवि कहा जाता है। उन्होंने जाति आधारित अपमान, भेदभाव और उत्पीड़न को अपनी कविता में इतनी साफगोई से रखा जो उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कलम को हथियार बनाया। उनकी कविता अछूत की शिकायत एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है, जो दलित साहित्य की पहली धारदार चोटों में गिनी जाती है। ये तीनों महान योद्धा सिर्फ लेखक नहीं थे, बल्कि वे दलित समाज के पहले क्रांतिकारी आवाज थे, जिन्होंने अत्याचारों के खिलाफ अपनी कलम और साहस से सामाजिक चेतना का दीप जलाया। लेख और जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। इतिहास की किताबों में इनके नाम नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि ये इतिहास सत्ता नहीं संघर्ष से बना था। ब्राह्मणवाद का एजेंडा, वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज को जकड़ना। ब्राह्मणवाद कोई धर्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक सोच है, जिसने हजारों सालों तक समाज को 4 वर्णों में बांटकर नियंत्रित किया। ब्राह्मण ज्ञान और पूजा का अधिकार, क्षत्रिय राज करने का अधिकार, वैश्य व्यापार करने का अधिकार, शूद्र सेवा करने का आदेश। इस व्यवस्था में शूद्रों को इंसान नहीं सेवक माना गया, यानी अवर्ण यानी अछूत तो इंसान भी नहीं माने गए। चमार और अन्य दलित जातियों पर दमन, शिक्षा का अधिकार छीना गया। चमार, डोम, वाल्मीकि, कोवेल, सफाई कर्मचारी और अन्य जातियों को पढ़ाई से दूर रखा गया, ताकि वे कभी सवाल न कर सकें, कभी मुकाबला न कर सकें। इन्हें भगवान के घर जाने का अधिकार नहीं था। ये मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकते थे। ये कहा गया कि अगर अछूत का साया भी मंदिर पर पड़ जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। चमारों और अन्य अछूत जातियों को कुओं और तालाबों से पानी लेने की मनाही थी। कई गांवों में इन्हें जानवरों के लिए बनाए गए गंदे पोखरे से पानी पीना पड़ता था। ब्राह्मणवाद का एजेंडा साफ था, जो पढ़े लिखे वो शासक बने, जो मेहनत करे वो गुलाम बने। उन्होंने समाज की बुद्धिजीवी संसाधनों पर कब्जा रखा। शिक्षा, धर्म, प्रशासन, मेहनतकश जातियों को बांध कर रखा गया जातियों की जंजीरों में, ताकि जो मेहनत करे वो कभी शासन और सोचने की स्थिति में न पहुंच सके। हीरा डोम, रविदास, फूले, अंबेडकर और कबीर जैसे लोगों ने इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, शूद्र को पढ़ाओ, जोड़ो और संघर्ष करो। फिर एक दिन बदलाव आया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब सामाजिक न्याय की मशाल उठाई तो सबसे पहले चमार समाज ने उनका साथ दिया। बाबा साहेब कहते थे, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप समाज की जंजीरें तोड़ सकते हैं। इस समाज ने शिक्षा को हथियार बनाया और धीरे धीरे डॉक्टर बने, वकील बने, अफसर बने, नेता बने। राम जी महाराज, उदित राज, मायावती जैसे नाम चमार समाज से ही निकले हैं। आज चमार जात सिर्फ एक पहचान नहीं, एक आंदोलन बन चुकी है। यह समाज आज बिजनेस, राजनीति, समाज सेवा, कला और तकनीक में आगे बढ़ रहा है। युवा पढ़ रहे हैं, नए आइडिया ला रहे हैं और स्वाभिमान से जीना सीख गए हैं। चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन अब डर नहीं है, क्योंकि इतिहास की सच्चाई अब बाहर आने लगी है। जो इतिहास छिपा दिया गया था वो अब कंधों पर नहीं, शब्दों में जिंदा हो रहा है। चमार जाति सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक संघर्ष का मिसाल है। अगर आप इस समाज से हैं तो गर्व कीजिए, और अगर नहीं हैं तो समझिए कि हर जात की गरिमा होती है, हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। जातियां तोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।